अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सर हमने अपनी लास्ट क्लास में बेतहाशा पास पेपर किए थे IFRS 15 के, उतने जितने वहाँ तक के कॉन्सेप्ट्स हो चुके थे। आज की क्लास में हम फर्दर एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं जिसका नाम है नॉन कैश कंसिडरेशन। अच्छा, नॉन कैश कंसिडरेशन का मतलब ये है कि मैंने अगर सामने वाली काउंटर पार्टी को, मतलब बायर को, अगर कोई गुड्स बेचे हैं तो सामने वाला बंदा मुझे पैसे के अगेंस्ट में कोई चीज़ दे रहा है। इट कैन बी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इट कैन बी PP, इट कैन बी हिज कंपनी शेयर्स, जो भी हो सकता है, पर वो जो कंसिडरेशन है वो अदर देन कैश है। तभी इसका नाम क्या है? नॉन कैश कंसिडरेशन। एक बेसिक एग्जांपल बनाई है मैंने जिसके अंदर आपको वाज़े तौर पे देखिएगा कि सेलर ने 10,000 यूनिट सेल किए हैं। सही जी, सेल डेट है जनवरी 1, 2022। हमने कहा प्राइस पर यूनिट है 102, प्राइस पर यूनिट है 102। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स 102 इंटू 10,000 है, तो आपने कहा ये आ गया फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स, और यहाँ पे लिख भी देते हैं ये 102 इंटू 10,000 है। ये फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स है, यानी अगर गुड्स बेचने जाऊं और पैसा लूं तो गुड्स इतने के बिकेंगे। ये प्राइस पर यूनिट है, सेलिंग प्राइस है। सही जी। हमने कहा कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? आपने कहा कॉस्ट पर यूनिट सर आप 75 लगा लें, 75। अच्छा, अब ज़रा बात समझिएगा। बात समझने की ये है कि सामने वाला बंदा कह रहा है कि भाई मैं आपको इसी दिन के ऊपर अपनी कंपनी के 5,000 शेयर्स दूंगा। क्या दूंगा? 5,000 शेयर्स। तो हमने कहा कि यहाँ पर जो हमारी फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड, फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यानी जो मैं कंसिडरेशन रिसीव कर रहा हूँ उसकी फेयर वैल्यू क्या है? तो सर वो है शेयर्स। वो हैं क्या भाई? शेयर्स। और वो शेयर्स कितने हैं सर? आपने कहा 5,000, और एक शेयर की वैल्यू उस दिन पे कितनी चल रही है सर? 208। तो हमने कहा 208 इंटू 5,000, हमने कहा ये अमाउंट आ गई 10400000। अच्छा, मेरी बात समझिएगा, आपको IFRS 15 ये कह रहा है कि आप जाने वाले गुड्स की सेल उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे जितनी कंसिडरेशन आपको मिली है। कंसिडरेशन यहाँ पे कैश नहीं है। अदरवाइज आपको पैसे कितने मिलते हैं? 10200000 के। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, वो कह ये रहा है कि आपको सेल रिकॉर्ड करनी है फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सेल्स शुड बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड। ये की एलिमेंट है, ये पंच लाइन है इसकी। सेल्स शुड बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड। कंसिडरेशन रिसीव्ड वो भी फेयर वैल्यू। अच्छा सर, ये तो आप कह रहे हैं कि सेल्स ओवर स्टेट हो गई। नहीं हुई, नहीं हुई भाई, नहीं हुई। आप मुझे एक बात बताएं, आज वो आपको पैसे दे के जाता है तो इतने देता, उसको मस्ती है, उसने कहा भाई मैं 5,000 अपनी कंपनी के शेयर्स दूंगा, तो आप ये कहेंगे कि मेरे XYZ जितने भी गुड्स हैं उसकी मालियत जितने की भी है, मेरी सेल तो वो है ना जितने मुझे मिलेंगे उसके अगेंस्ट में। अगर 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 आप ये समझें कि व्हाट इफ इसकी प्राइस 208 से कम होती तो तब भी मैं सेल वही कंसिडर करता। क्यों? फिर मैं कहता कि भाई मेरा ट्रेड डिस्काउंट है। अभी अभी मैं कहूं कि फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव कितनी है? 10400000, इससे सेल बुक होगी। वो कह रहा है एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस के अंदर, यानी आपकी नॉन कैश कंसिडरेशन के अंदर, नॉन कैश कंसिडरेशन के ऊपर जो सेल बुक होगी वो उस अमाउंट पे होगी जो फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपने रिसीव की है। जो फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपने रिसीव की। यानी सर अगर मैं यहाँ पे एक एंट्री बनाना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि सर मैंने इन्वेस्टमेंट डेबिट की और कैश क्रेडिट किया। अच्छा, इन्वेस्टमेंट अगर मैंने डेबिट की तो कितने से की सर? इतने से। मैंने कहा और सर सेल्स कितने से क्रेडिट की? इतने से। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, यूजुअली जब मैं शेयर्स खरीदता हूँ तो मैं इतने ही पैसे देता, बट पैसे की जगह क्या हुई है? मेरी सेल्स हुई है। तो टेक्निकली सॉर्ट ऑफ मेरे पास ये नंबर ऑफ शेयर्स आ गए हैं जिसके अगेंस्ट में मैंने क्या बुक की है बच्चों?
सेल बुक की है, ऐसा है? हो गई बुक सेल्स हमारी। अगेन 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 जब मैं शेयर्स परचेज करता हूं तो मैं क्या एंट्री बनाता हूं सर? इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। पर यहाँ पे मेरे पास से कैश नहीं जा रहा, मेरे गुड्स जा रहे हैं, तो मैंने इन्वेंट्री को डी रिकॉग्नाइज कर दिया, उसकी तो COGS बुक हो गई होगी। बट अगेन ये इन्वेस्टमेंट कैसे आई आपके पास? जब आपने सेल की। तो सेल पंगा यहाँ पे ये कि सेल किस अमाउंट पे बुक करूं भाई? सेल अमाउंट पे बुक करूंगा वो वैल्यू जो कंसिडरेशन रिसीव्ड की वैल्यू है, दैट्स इट सर। अगर आप कहते व्हाट इफ, मैं कहता हूं व्हाट इफ शेयर प्राइस वुड हैव बीन 200, हम कह रहे हैं व्हाट इफ शेयर प्राइस वुड हैव बीन 200, तो आप पता है क्या करते हैं? आप करते ही है कि इन्वेस्टमेंट को डेबिट करते 5,000 इंटू 200 से, और ये हो जाती सेल्स क्रेडिट। सर पे गुड्स की वैल्यू तो ज़्यादा थी 20,000, भाई डेफिनेटली ज़्यादा थी, फिर ये ट्रेड डिस्काउंट के जुमरे में आता है, और ट्रेड डिस्काउंट अलग से तो कभी रिकॉर्ड नहीं होता। तो समझने की बात यह है मेरे बच्चों कि आप जब भी बात करेंगे नॉन कैश कंसिडरेशन की, तो आपने सेल को रिकॉर्ड करना है आने वाली चीज़ की फेयर वैल्यू पे। सिंपल फंडा ही है, बात क्लियर है? तो खैर सर, अब अगर मैं यहाँ पे एक और एंट्री बनाऊं आप लोगों के लिए, तो COGS हो जाएगी डेबिट और इन्वेंट्री हो जाएगी क्रेडिट। और मैंने कहा कि 100 को 10,000 है, बल्कि 10,000 यूनिट्स हैं, एक यूनिट मेरा 75 का है, तो मैंने कहा ये COGS बुक हो गई और इन्वेंट्री मेरे पास से चली गई। अगेन सर देखें, बात वही है कि इन्वेंट्री तो जानी थी, पंगा ये था कि सेल किस पे बुक होगी? सेल किस पे बुक होगी? आने वाली चीज़ की फेयर वैल्यू पे, क्योंकि ये नॉन कैश कंसिडरेशन है। ये तो हो गया सर आपका पहला केस, अब केस टू में कह रहा हूं व्हाट इफ शेयर्स विल बी इशूड आफ्टर 1 मंथ। वो कह रहा है व्हाट इफ आपको शेयर इशू हो 1 महीने के बाद, पर गुड्स अब आज दे रहे हैं, तो आप एक काम करेंगे, यहाँ पे आपने कहा सर यही सिनेरियो में नीचे ले जाऊं, और मैं ये कहूं कि भाई शेयर्स डिलीवरी डेट वो है 31 जनवरी 2022। सही जी, बाकी सारे किस्से कहानी वही हैं, अब देखिएगा ज़रा। अब मैंने कहा यहाँ पे मैं ट्रेड रिसीवेबल को डेबिट कर दिया। देखें, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, शेयर्स आपको मिले नहीं हैं, खुदा आपको शेयर्स नहीं मिले तो आप इन्वेस्टमेंट डेबिट नहीं कर सकते। शेयर्स कब मिलेंगे? 1 महीने बाद, पर गुड्स तो आज दिए ना, तो आपने एंट्री बनानी है यहाँ पे जनवरी 1, 2022 पे। ये एक एंट्री आपने यहाँ बनानी है। सही जी, कितने से बनाएंगे सर? इतने से, क्योंकि आपने कहा भाई इस दिन शेयर की वैल्यू 208 है, तो मैंने कहा अगर आज यहाँ पे शेयर्स मिल जाते तो इतनी वैल्यू होती, यानी सौदा तो आपका आज हुआ है ना, तो आपने कहा कि वो मुझे बाद में पैसे नहीं देगा, शेयर्स देगा। तो मैंने कहा आज मैं ट्रेड रिसीवेबल को बुक कर रहा हूँ, और ट्रेड रिसीवेबल के अगेंस्ट में सेल्स बुक कर ली मैंने, पर आज की वैल्यू पे। अब मैंने ये कहा कि फेयर वैल्यू पर शेयर 31 जनवरी पे कोई 212 पे चली गई है। तो अब मैं आगे मैंने कहा पहले COGS भी बना लेते हैं सर। हमने कहा सर COGS भी बना लेते हैं, तो मैंने कहा सर COGS हो गई हमारी डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। अब मैं आ गया 31 जनवरी को, अच्छा 31 जनवरी को मैंने कहा इन्वेस्टमेंट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट, सही है जी, और मैंने कहा फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट। देखते हैं कैसे, अगर मैं ऑप्ट कर रहा हूं कि मैं इसको फेयर वैल्यू थ्रू P&L पे रखूंगा। अच्छा भाई, मैंने कहा कि भाई अब मुझे एक बात बताएं, आपको जब इन्वेस्टमेंट मिलेगी वो कितने पे मिलेगी? आप बोलेंगे 5,000 शेयर्स मिलेंगे 212 पे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होती है। इन्वेस्टमेंट किस पे रिकॉर्ड होती है बच्चों? फेयर वैल्यू पे। हमने कहा फेयर वैल्यू आ गई। ट्रेड रिसीवेबल को मैं
उतने से हटा दूं जितने से क्रिएट किया था, क्योंकि तो सेल बुक करने के काम आया था। भाई मैंने ये कहा था ना कि पैसा लूँ या आगे जाके शेयर्स लूँ, है तो मेरा रिसीवेबल ना, ट्रेड रिसीवेबल है, आगे जाके मुझे क्या मिल गया, शेयर्स मिल गए। मैंने कहा जो बकाया है वो मैंने क्या बुक कर लिया सर, फेयर वैल्यू गेन। और ये टेक्निकली ऐसा निकला होगा, आपने कहा 4 रुपीज़ पर शेयर, ₹4 पर शेयर का आपको गेन है। कैसे पता सर, 208 में से माइनस करो 212, आपको ₹4 पर शेयर का गेन हो गया और आपने इसको मल्टीप्लाई कर लिया 5,000 रुपये से। तो अगर मैं 4 × 5,000 करूँ तब भी 20 ही आता है। तो सर एक ये केस भी करा दिया मैंने आपको, अगर एग्जामिनर आपको IFRS 9 के साथ मिला के दे के पूछ ले तो वो ये हरकत होगी। अच्छा, अब एक तीसरा केस देखते हैं जिसके अंदर आप कह ये रहे हैं कि भाई शेयर्स पहले रिसीव हो गए, गुड्स बाद में दूंगा। अगेन पहला केस क्या था, गुड्स भी उसी वक्त, शेयर्स भी उसी वक्त। दूसरा केस क्या था कि आपने कहा कि भाई गुड्स आज ले लो, शेयर्स दे देना बाद में। तीसरा केस क्या सिखा रहा हूँ कि भाई आज आप मुझे शेयर्स पहले दे दें, गुड्स दूंगा बाद में। तो यानी सर एक बात तो तय है ना कि आज जब मुझे शेयर्स मिल गए तो मुझे उसकी अकाउंटिंग तो करनी है, बट आई कैन नॉट रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू। वाई? बिकॉज आई नीड टू क्लासीफाई दैट एज अ कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी। तो मैंने कहा कि सर अगर मैं यहाँ से ये पिक करूँ और मैंने कहा कि सर मैं अभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को डेबिट करके कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी को क्रेडिट कर दूँ, कितने से? आपने कहा कि भाई 5,000 शेयर्स हैं और जब जनवरी 1 की बात हो रही है तो उस दिन एक शेयर चल रहा था 208 का, तो मैंने कहा ये अमाउंट आ गई। अच्छा, फिर मैंने कहा कि सर जब मैं जैसे ही 31 जनवरी 2022 को पहुंचा, 31 जनवरी 2022 यानी या मैं कह लूँ जनवरी 31 2022 को पहुंचा, तो मैंने कहा मेरे शेयर की वैल्यू इन्हांस हो गई है, बट अगेन इस इन्वेस्टमेंट पे अब तक मेरा राइट नहीं आया जब तक मैं इसकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल ना कर लूँ। तो मैंने कहा 208 से मैं जाऊँगा 212 के ऊपर, तो ₹4 पर शेयर का मुझे 5,000 नंबर ऑफ शेयर्स पे इजाफी गेन हुआ है, तो मैंने उसको भी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में डाल दिया। मैंने कहा भाई टेक्निकली मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट की जितनी भी वैल्यू इन्हांस होगी, अल्टीमेटली आई हैव टू सेटल दैट ऑब्लिगेशन बाय बुकिंग व्हाट, रेवेन्यू। तो मैंने कहा कि सर अब मैं एक एंट्री बनाऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और सेल्स या रेवेन्यू क्रेडिट। कितने से सर? दिस प्लस दिस से, एज इफ कि आज ही आपने गुड्स फराम किए हैं। तो सर इन्वेस्टमेंट शेयर्स ऑलरेडी आपके पास हैं, आपने खाली उसको मार्क टू मार्केट किया और सेल्स में डाल दिया, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में डाला, फिर वो सेल्स में पार्क हो गया। अच्छा, अब जो गेन होगा अब वो आपका एक्चुअल में फेयर वैल्यू गेन होगा, यानी सर दिस इज एज गुड एज कि आपने, अगेन रिपीट कर रहा हूँ मेरी जान मेरे बच्चों, दिस इज एज गुड एज कि आप लोगों ने किसी बंदे से शेयर्स परचेज किए, किसी बंदे से शेयर परचेज किए और आपने उसको उस दिन पैसे दिए। पर अगेन मैं कह रहा हूँ यहाँ पर आपको शेयर्स पहले मिल गए हैं, आपने इसकी कंसिडरेशन बाद में सेटल करनी है। तो मैंने कहा जो भी इजाफा होगा इन्वेस्टमेंट में, डेट विल बिकम पार्ट ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बिकॉज कॉन्ट्रैक्चुअली यू हैवंट सेटल्ड योर ऑब्लिगेशन। तो आपने अपनी लायबिलिटी को बढ़ा दिया उस वैल्यू से और आपने उसी लायबिलिटी को रिवर्स करके रेवेन्यू बुक कर लिया। तो इससे पहले वाले केस में आपने क्या किया था भाई, उससे पहले वाले केस में आपने अपनी ऑब्लिगेशन पहले ही सेटल कर ली थी, तो आपने सेल्स उसी वक्त दस्ती बुक की थी, वापस जाके बकाया सेल्स तो नहीं बुक करोगे ना, वो तो उस दिन हो चुकी है क्योंकि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन उस दिन सेटल हुई थी। इस वाले केस के अंदर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आगे जाके सेटल हो रही है, तो उस वैल्यू पे होगी ना जितने पे होनी चाहिए। बात क्लियर है? तो सर ये थे आपके 3 केसेस जिसके अंदर मैंने कहा कि अगर आपका केस IFRS 9 के साथ मिलके आ जाए, जिसमें 3 केस थे, उसी दिन गुड्स उसी दिन शेयर्स, पहले गुड्स बाद में शेयर्स और पहले शेयर्स बाद में गुड्स, तो सारे केसेस में करा चुका हूँ। इसको अच्छे से ग्रैब करें, इसको लिखें, इसको समझें, फिर अगली क्लास में सवाल करते हैं। जज़ाकल्लाह।